दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सामयिकी के इस अंक में। और हम आज चर्चा कर रहे हैं लियोन ट्रॉट्स्की की मृत्यु, उसके 80 साल, लियोन ट्रॉट्स्की की मृत्यु को, उसके कत्ल को 80 साल पूरे हो रहे हैं। और इस पर हम चर्चा करेंगे किन परिस्थितियों में लियोन ट्रॉट्स्की की ये हत्या की गई थी, किन परिस्थितियों में उसका कत्ल किया गया था, कौन लोग इसके पीछे थे, किसकी साजिश थी, और ये जो 80 साल हैं लियोन ट्रॉट्स्की की मृत्यु के, इनमें किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो राजनीतिक प्रगति हुई है, उसने किस तरह से लियोन ट्रॉट्स्की की बहुत सारी बातों को पूरी तरह से सही साबित किया है। तो दोस्तों, 80 साल लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या को पूरे हो रहे हैं। 20 अगस्त 1940 को लियोन ट्रॉट्स्की के ऊपर मैक्सिको में हमला हुआ था। मैक्सिको में जहां लियोन ट्रॉट्स्की जो है वो शरण लिए हुए था, और उस समय 1940 में दूसरे विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर दुनिया के जो चंद देश थे जो महाशक्तियों के साथ नहीं थे, युद्ध में शामिल नहीं थे, और अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जैसा तैसा वो बनाए बचाए हुए थे, तो मैक्सिको उनमें से एक था। और लियोन ट्रॉट्स्की को सोवियत संघ से निकाले जाने के बाद बहुत सारे देशों ने शरण नहीं दी थी, और मैक्सिको एक ऐसा देश था जिसमें वहाँ के जो वामपंथी थे उनके दबाव में, उनकी परसुएशन पर मैक्सिको सरकार ने ट्रॉट्स्की को शरण दी थी। और मैक्सिको के अंदर ट्रॉट्स्की उस समय एक राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रह रहा था। 20 अगस्त 1940 को ट्रॉट्स्की के ऊपर घातक हमला हुआ, और इस हमले में ट्रॉट्स्की को जबरदस्त चोट लगी, उसे एक फैटल इंजरी आई उसके अंदर, जिससे अगले दिन 21 अगस्त 1940 को उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई। दरअसल ये हमला एनकेवीडी, जो उस समय सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी थी, जिसके सारे संचालन सूत्र स्टालिन के हाथ में थे, और स्टालिन रूस पर इस खुफिया एजेंसी के जरिए, एनकेवीडी के जरिए, इस खुफिया पुलिस के जरिए राज कर रहा था। इस खुफिया पुलिस के जरिए उसने पूरे सोवियत संघ का, सोवियत नेतृत्व का, लाल सेना के नेतृत्व का दमन कर दिया था, और इस एनकेवीडी के जरिए ही, इस खुफिया पुलिस के जरिए ही उसने मॉस्को ट्रायल जैसी कातिलाना साजिशें रची थी, जिसके अंदर उसने पूरे बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी के नेताओं को, जो लेनिन के इर्द गिर्द के नेता थे, ओल्ड गार्ड के नेता थे, उनका कत्ल कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था। और इस तरह मॉस्को ट्रायल के भी 3 फेज थे, जिनके अंदर एक एक करके उसने बोल्शेविक नेताओं को मारा था। और इन मॉस्को मुकदमों का जो इंचार्ज था, आप जानते हैं, वो वाइशंस्की था। ये वही वाइशंस्की था जिसने लेनिन और ट्रॉट्स्की के खिलाफ फरवरी क्रांति के बाद वारंट निकाले थे, वारंट जारी किए थे, वारंट पर हस्ताक्षर किए थे, और जो ये कहता था कि मैं बोल्शेविकों को मॉस्को की सड़कों पर कुत्तों की तरह मारूंगा। तो उस वाइशंस्की को स्टालिन ने इन मॉस्को मुकदमों का संचालक बना दिया था, ताकि वो बोल्शेविक नेताओं को पूरी क्रूरता के साथ उनकी हत्या कर सके, उन्हें मार सके। और इन मॉस्को मुकदमों में लेनिन के दाएं बाएं का पूरा ओल्ड गार्ड, पूरी सेंट्रल कमेटी, उसका सफाया कर दिया गया था, पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया गया था। और लाखों सोवियत लड़ाकों को, ख़ासतौर से जो वहाँ कम्युनिस्ट यूथ लीग के मेंबर थे, जो कोमसोमोल के मेंबर्स थे, युवा संघों के जो लड़ाके थे, कार्यकर्ता थे,
उनको, लाल सेना के सैनिकों को, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लाखों की तादाद में, दसियों लाख की तादाद में जो है मार दिया गया। पार्टी नेताओं को इन झूठे मास्को मुकदमों में एक एक करके मारा गया, और उन्हीं को नहीं मारा गया जो स्टालिन के खिलाफ थे, उनको भी स्टालिन ने सबको साफ कर दिया जिन्होंने स्टालिन का साथ दिया था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जैसे, स्टालिन जैसे निकृष्ट आदमी का जो लोग साथ दे सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों से वो ख़ास तौर से सचेत था। तो उसने एक एक करके उन तमाम लोगों को, कामेनेव, जिनोविव, बुखारिन, तमाम लोगों को एक एक करके उसने मौत के घाट उतार दिया। वास्तव में स्टालिन ने ओल्ड गार्ड के, लेनिन के दाएं बाएं का एक भी नेता या कार्यकर्ता जीवित नहीं छोड़ा था। तो इन मास्को मुकदमों से वो 1937 तक निपटा, और उसके बाद उसने हिटलर के साथ हाथ मिलाया। उससे पहले वो फ्रांस, ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाना चाह रहा था, नहीं मिला सका, नहीं संधि कर सका। उसके बाद हिटलर के साथ हाथ मिलाया, जिससे पूरी दुनिया जो है वो हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। और सोवियत संघ और नाज़ी जर्मनी के बीच इस युद्ध संधि का, स्टालिन और हिटलर के बीच इस युद्ध संधि का, क्योंकि लियोन ट्रॉट्स्की सबसे मुखर विरोधी था और वो उसका कड़ा विरोध कर रहा था नाजियों के साथ युद्ध संधि करने का, इसलिए नाजी गेस्टापो और सोवियत एनकेवीडी ने मिलकर, यानी हिटलर और स्टालिन ने मिलकर लियोन ट्रॉट्स्की का सफाया करने की, उसकी हत्या करने की योजना बनाई। इससे पहले भी मार्च 1939 में, जबकि अभी स्टालिन जर्मनी के साथ युद्ध संधि की सोच रहा था, युद्ध संधि पर विचार कर रहा था, जर्मनी के आगे घुटने टेकने पर विचार कर रहा था, तो उस समय भी मैक्सिको में रह रहे ट्रॉट्स्की पर एक जानलेवा हमला कराया गया था, जिसमें किसी तरह से लियोन ट्रॉट्स्की बच गया था, और मैक्सिको सरकार अभी इसकी जांच कर रही थी। इस हमले के बाद लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा था कि मैं ज़्यादा समय ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर स्टालिन ने, जो इस समय इतनी बड़ी ताकत का, सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके शीर्ष पर बैठा है, अगर उसने तय कर लिया है कि मेरी हत्या की जानी है, तो निश्चित रूप से मेरी इस हत्या में वो सफल हो जाएगा। मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा, लेकिन उसने कहा कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के लिए, सोवियत मजदूर वर्ग के लिए मैं उसकी आवाज़ बना रहूँगा। स्टालिन ने एनकेवीडी के 3 दस्तों को एक साथ लियोन ट्रॉट्स्की का सफाया करने का, उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। मार्च 1939 में पहले हमले की विफलता के बाद स्टालिन बहुत व्याकुल था, बहुत बेचैन था, और वो किसी भी कीमत पर लियोन ट्रॉट्स्की को ख़त्म कर देना चाहता था, उसकी आवाज़ को दबा देना चाहता था। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जो स्टालिनवादी पार्टियां हैं वो बोलने की आज़ादी की बात करती हैं, वो सिविल लिबर्टीज़ की बात करती हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करती हैं, लेकिन साथ ही वो लियोन ट्रॉट्स्की की इस हत्या पर, इस बेरहम और पाशविक हत्या पर एक शब्द भी नहीं बोलती, बल्कि इसका समर्थन करती हैं। लियोन ट्रॉट्स्की लेनिन के साथ अक्टूबर क्रांति के 2 शीर्ष नेताओं में से एक था, और लियोन ट्रॉट्स्की के लिए कहा जा सकता है कि वो अक्टूबर क्रांति के जो 2 चीफ आर्किटेक्ट हैं उनमें से एक थे लेनिन और दूसरा था लियोन ट्रॉट्स्की। जो लोग उस वक्त की राजनीति से परिचित हैं, उस वक्त की राजनीति को जानते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से लियोन ट्रॉट्स्की जो है, उसका नाम, उसका पोर्ट्रेट, उसका जो तमाम
उसकी ख्याति है, उसकी प्रसिद्धि है, वो लेनिन के साथ जुड़ी हुई थी। और उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है वो भी ये समझती थी कि लेनिन के साथ लियोन ट्रॉट्स्की भी जो हैं वो इस क्रांति के नेता हैं, सोवियत क्रांति के नेता हैं। तो जो कद था लियोन ट्रॉट्स्की का, वो वास्तव में इतना बड़ा था कि दुनिया भर की प्रेस जो है वो उसे लेनिन के साथ ही स्थान देती थी। और जहाँ भी लेनिन की तस्वीर लगाई जाती थी या लेनिन के बारे में बात की जाती थी, वहीं लियोन ट्रॉट्स्की के बारे में भी जो है बात की जाती थी। तो लियोन ट्रॉट्स्की की इस इमेज के चलते जो सोवियत लीडरशिप थी उस समय की, जिसने लियोन ट्रॉट्स्की के ख़िलाफ़ साजिश की थी, लियोन ट्रॉट्स्की को सोवियत संघ से निकाला था, वो काफ़ी परेशान थी इसको लेकर के। और इस सब के चलते लियोन ट्रॉट्स्की का सफाई करने का जो है प्लान ये तैयार किया था एनकेवीडी ने, स्टालिन की लीडरशिप में जो एनकेवीडी थी। और दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस समय किस तरह की हालात जो है वो मौजूद थे, किस तरह से जो लियोन ट्रॉट्स्की हैं उनको किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस है वो देखती थी, और किस तरह से उनको जो है, ये देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। इसको आप देखिए ज़रा। ये उस समय न्यूयॉर्क ट्राइब्यून की मैं आपको जो है ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ रशियन रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए कि आप देख सकें कि किस तरह से उस समय ट्रॉट्स्की का जो कद था, जिसको बाद में सोवियत शासन ने, स्टालिन के तहत सोवियत शासन ने उसे लियोन ट्रॉट्स्की के नाम को ख़त्म करने की कोशिश की। तो किस तरह से उस समय ये ट्रॉट्स्की का जो कद था, आप देखें कि द लीडर्स ऑफ बोल्शेविक रशिया, उस समय ये न्यूयॉर्क ट्राइब्यून ने छापा था। और अक्टूबर क्रांति के बाद जो स्टालिन जैसे नेता हैं ये कहीं नहीं थे, ये दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता थे। और लियोन ट्रॉट्स्की जो है वो उसके सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो ट्रॉट्स्की की मृत्यु जो है वो 21 अगस्त 1940 को हुई। उन पर एक हिमकुदाल से, जिसको रेमन मर्केडर जो एनकेवीडी का आदमी था, वो किसी तरह से ट्रॉट्स्की के घर में घुस सका। ट्रॉट्स्की की जो सेक्रेटरी थी उसके साथ उसने, उसके ज़रिए जो है वो ट्रॉट्स्की के घर में घुस सका और ट्रॉट्स्की से अपना एक आर्टिकल, एक लेख जो है उसको चेक कराने के बहाने वो ट्रॉट्स्की के पीछे जा खड़ा हुआ। और जैसे ही ट्रॉट्स्की उसे पढ़ने लगा, उसने अपने ओवरकोट में से हिमकुदाल निकाली जो बर्फ़ तोड़ने के काम आती है, और उसको ट्रॉट्स्की के सिर में धंसा दिया। ट्रॉट्स्की के सिर में ये हिमकुदाल जो है ये 7 सेंटीमीटर अंदर धंस गई और उनके दिमाग में धंस गई। और ट्रॉट्स्की पर ये बहुत ज़बरदस्त वार हुआ, लेकिन उसके बावजूद बहादुर ट्रॉट्स्की ने उस रेमन मर्केडर को, उस हत्यारे को पकड़ लिया, उसे दबोच लिया और उस पर इतनी ज़ोर से वार किया कि उसका एक हाथ टूट गया। इतने में जो गार्ड थे ट्रॉट्स्की के घर के बाहर, यानी मेक्सिको सरकार ने ट्रॉट्स्की की सुरक्षा में लगाया हुआ था, वो भाग कर आए और वो रेमन मर्केडर को जो है मारने लगे। उन्होंने मारा उसको, और जब उसको वो जान से मारने लगे तो ट्रॉट्स्की ने उन्हें रोक दिया। ट्रॉट्स्की ने कहा कि नहीं, इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, इसे बोलने दो, इसे बताने दो कि इसे किसने भेजा है। बाद में रेमन मर्केडर पर मुकदमा चला और मुकदमे में उसे 20 साल की सज़ा हुई। ये पूरी तरह से साबित हो गया कि रेमन मर्केडर को स्टालिन ने लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या करने के लिए भेजा था, लेकिन स्टालिन इससे मुकर गया। स्टालिन ने झूठ बोला। बाद में इसके बिल्कुल पुख्ता प्रमाण मिल गए कि इसको स्टालिन ने, एनकेवीडी ने जो है रेमन मर्केडर को लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या कराने के लिए भेजा था। और
अगले दिन, इस वार के अगले दिन लियोन ट्रॉट्स्की की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले लियोन ट्रॉट्स्की ने एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वे जीवन भर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के प्रति, सोवियत क्रांति के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे हैं और उन्हें गर्व है कि उन्होंने अपना जीवन क्रांति की सेवा में अर्पित किया। उन्होंने कहा कि मुझे अगर भविष्य में भी और दिन मिलेंगे तो मैं उसे भी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की सेवा में लगाऊंगा। ट्रॉट्स्की का जन्म 7 नवंबर 1889 को यूक्रेन के एक अमीर यहूदी किसान के घर में हुआ था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और निकोलाएव में 1896 में वे पहुंचे थे पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने गणित की पढ़ाई छोड़ दी। वो मार्क्सवादी बन गए और वो लगातार तब से जो है मज़दूर वर्ग की सेवा को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। 1898 में ट्रॉट्स्की जो हैं वो गिरफ्तार हुए थे और उन्हें साइबेरिया निष्कासित कर दिया गया था। वे अपनी गणित की पढ़ाई छोड़कर वहाँ दक्षिण रूसी मज़दूरों का संघ बना रहे थे और जब संघ के 200 मेंबर जो हैं वो गिरफ्तार हुए, उनके साथ लियोन ट्रॉट्स्की भी थे। लियोन ट्रॉट्स्की क्रांतिकारी प्रचार और आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और उन्हें जो है साइबेरिया में निष्कासन की सज़ा मिली। 1902 में, गिरफ्तारी के 4 साल बाद 1902 में वे साइबेरिया से भाग निकले। एक जेल से दूसरी जेल ले जाते हुए वे साइबेरिया से भाग निकले और लंदन पहुँचे। लंदन में वे जाकर लेनिन से मिले और लेनिन के साथ ही वहाँ जो इस्क्रा के संपादक मंडल के दूसरे सदस्य थे, जिनमें ज़्यादातर मेंशेविक थे, प्लेखानोव थे, मार्तोव थे, एक्सेलरोद थे, उनसे मिले। उस समय 23 साल के थे लियोन ट्रॉट्स्की और वे इस्क्रा के संपादक मंडल में शामिल हुए। इस्क्रा के संपादक मंडल में मेंशेविक नेता प्लेखानोव ने उनका विरोध किया ट्रॉट्स्की के शामिल होने का, लेकिन लेनिन की अनुशंसा पर, लेनिन के प्रस्ताव पर ट्रॉट्स्की को इस्क्रा के संपादक मंडल में शामिल किया गया। पेरो के नाम से, पेरो का मतलब होता है पेन, कलम, तो पेरो के नाम से वे इस्क्रा के संपादक मंडल में शामिल हुए और लेनिन ने जो चिट्ठी लिखी संपादक मंडल के सदस्यों को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये असीमित प्रतिभा के धनी हैं लियोन ट्रॉट्स्की और इसलिए इन्हें सीधे इस्क्रा के संपादक मंडल में शामिल किया जाना चाहिए। अगले 10 वर्ष वहाँ से भागने के बाद जो है साइबेरिया से वो भाग निकले। जैसा मैंने बताया कि लंदन पहुँचे और लंदन में वो जो है इस्क्रा के संपादक मंडल में शामिल हुए। जब 1905 का विद्रोह शुरू हुआ रूस के अंदर, 1905 में आप जानते रूस में गदर हुआ था, तो लियोन ट्रॉट्स्की उस गदर में शामिल होने के लिए रूस लौट आए और रूस लौटते ही उन्हें जो है उनके लौटने पर पेट्रोग्राड सोवियत का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये पेट्रोग्राड सोवियत थी जो उस समय 1905 में इस विद्रोह को नेतृत्व दे रही थी। तो एक तरह से लियोन ट्रॉट्स्की 1905 में ही इस विद्रोह की जो संचालक संस्था थी पेट्रोग्राड सोवियत, उस पेट्रोग्राड सोवियत के शीर्ष पर थे। तो इस विद्रोह के जो शीर्ष नेता थे 1905 में, वे लियोन ट्रॉट्स्की थे। उन्हें पेट्रोग्राड सोवियत का अध्यक्ष तो चुन लिया गया और पेट्रोग्राड सोवियत ने एक घोषणा छापी जिसमें उन्होंने घोषित किया कि सब तरह के टैक्स और लोन जो लिए गए हैं उनको सोवियत जो है माफ़ करती है और किसी भी मज़दूर को, किसान को किसी तरह के लोन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक विद्रोह था ज़ारशाही सरकार के ख़िलाफ़, जिसके बाद ज़ारशाही की सेना ने सोवियत हेडक्वार्टर को घेर लिया और वहाँ से सोवियत नेताओं के साथ लियोन ट्रॉट्स्की को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उन्हें फिर से साइबेरिया निष्कासित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, जहाँ से वे फिर से भाग निकले। तो ये दूसरा एस्केप था उनका साइबेरिया से। अगले 10 साल जो हैं वो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका में छिपकर भागते रहे और क्रांतिकारी गतिविधियों में, ख़ास तौर से पत्रकारिता में, क्रांतिकारी पत्रकारिता में वे शामिल रहे।
मई 1917 में वे रूस लौट आए। 1917 के गदर में आप जानते हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की शामिल होने के लिए उस गदर में बेचैन थे, और 1917 में रूस लौटते ही उन्हें पेट्रोग्रेड सोवियत का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया, और इसके साथ ही लेनिन की अनुशंसा पर उन्हें बोल्शेविकों की केंद्रीय समिति में भी शामिल कर लिया गया। बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय कमेटी में वे सीधे शामिल हुए, और उसके बाद अक्टूबर विद्रोह का जो संगठन था ये लियोन ट्रॉट्स्की के हाथ में था। उसके जो मुख्य संगठनकर्ता थे वो लियोन ट्रॉट्स्की थे। इस बारे में खुद स्टालिन ने 1924 के अपने एक लेख में, अपनी किताब की भूमिका में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इस विद्रोह का जो संगठन है, अक्टूबर विद्रोह का संगठन है, उसका जो एकमात्र श्रेय है वो कॉमरेड ट्रॉट्स्की को जाता है। कॉमरेड ट्रॉट्स्की ने ही इस पूरे विद्रोह का संगठन किया था। बाद में निकृष्ट स्टालिन अपने इस बात से पलट गया था। 1934 में भी स्टालिन की जो किताब छपी थी उसमें इस बात का जिक्र था, उसकी इस चिट्ठी का जिक्र था, लेकिन बाद में 1945 में जब उसने अपने कलेक्टेड वर्क्स निकाले तो उसके अंदर इस बात को पूरी तरह से गायब कर दिया था। लियोन ट्रॉट्स्की क्रांति के बाद, सफल क्रांति के बाद अक्टूबर में सरकार में विदेश मंत्री बने, और 1918 में ब्रेस्ट-लिटोवस्क की जो सबसे कठिन दौर था उस दौर में लियोन ट्रॉट्स्की जो है ब्रेस्ट-लिटोवस्क के अंदर बातचीत का, वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे। जर्मनी गए थे वो इसके लिए 2 बार। 1918 में ही वे लाल सेना बना रहे थे, लाल सेना का संगठन कर रहे थे और लाल सेना के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही सैनिक और नौसैनिक मामलों के कमिश्नर थे। एक तरह से वो युद्ध मंत्री थे, और इस कैपेसिटी में लाल सेना के अध्यक्ष और सैनिक नौसैनिक मामलों के कमिश्नर की कैपेसिटी में वे 1918 से 1925 तक काम करते रहे। 1917 से 1922 तक जो गृह युद्ध था, जिसमें सोवियत सरकार के ऊपर सबसे बड़ा खतरा था, और सोवियत सरकार एक ही साथ 16 देशों की सेनाओं के साथ जो है मुकाबला कर रही थी, जो रूस के अंदर गृह युद्ध में श्वेत गार्डियों का, श्वेत सेना का सहयोग कर रहे थे। तो उन 16 देशों की सेनाओं को एक साथ पराजित करने में, उन्होंने जिस श्वेत गार्डियों को समर्थन दिया था उन्हें पराजित करने में लियोन ट्रॉट्स्की सबसे अगली कतार में थे। इस पूरे युद्ध की जो कमान है, गृह युद्ध की जो कमान है, वो लियोन ट्रॉट्स्की के हाथ में थी, और उनकी संगठित की हुई लाल सेना ने इस गृह युद्ध में अपने चमत्कार दिखाए थे। बहुत सारे लोग लाल सेना को याद करते हैं कि उसने हिटलर को हराया था, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हिटलर को पराजित करने से पहले, हिटलर को तो उसने 1945 में पराजित किया था लियोन ट्रॉट्स्की की बनाई हुई इस लाल सेना ने। उसे पराजित करने से पहले रूस के गृह युद्ध में 16 देशों के समर्थन के खिलाफ वो अपने चमत्कार दिखा चुकी थी, और इस गृह युद्ध में सोवियत संघ अकेला देश होते हुए भी 16 देशों के खिलाफ ये विजयी रहा था। उसने अपने आंतरिक और बाहरी तमाम शत्रुओं को कुचल डाला था, और इसमें जो लियोन ट्रॉट्स्की की जो सैनिक प्रतिभा है वो पूरी तरह से निखर कर आई थी। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ सोवियत संघ के बचाव में नहीं, बल्कि यूरोप के अंदर दाखिल होने में, यूरोप की दहलीज तक पहुंच जाने में, लाल सेना को लेकर यूरोप, पश्चिमी यूरोप तक जो है जर्मनी के बॉर्डर तक पहुंच जाने में लियोन ट्रॉट्स्की का बहुत बड़ा योगदान था। पोलिश युद्ध के समय, पोलैंड पर हमले के समय लियोन ट्रॉट्स्की उसका नेतृत्व कर रहे थे, और पोलिश युद्ध जो है उसे लड़ते हुए वे जर्मनी के बॉर्डर तक जा पहुंचे थे, उसे जीतते हुए। पोलिश युद्ध के अंतिम दिन स्टालिन ने गद्दारी करके अपनी सेनाओं को रोककर, जिसमें वो मार्शल तुखाचेव्स्की को सबक सिखाना चाहता था, मार्शल तुखाचेव्स्की की सपोर्ट में सेनाएं न भेजकर इस युद्ध में सोवियत सेनाओं की हार को निश्चित कर दिया, और सोवियत सेनाओं को इस पोलिश युद्ध में विजयी होने के बावजूद जर्मनी की सीमा से लौट कर आ जाना पड़ा। अगर सोवियत सेनाएं जर्मन बॉर्डर पर टिक जाती तो निश्चित रूप से जो आगामी जर्मन क्रांति थी उसमें
ख़ास तौर से 1921 में ये सोवियत सेनाएं जो है सीधा दखल देती हैं जर्मनी में, और जर्मनी में निश्चित रूप से क्रांति की जो पराजय है उसको ये विजय में बदल देती, और निश्चित रूप से जर्मनी में जो क्रांति है वो पूरे पश्चिमी यूरोप में बड़ी तेज़ी के साथ फैल जाती। लियोन ट्रॉट्स्की को न सिर्फ पार्टी की, उनके जेल में रहते, उस समय लियोन ट्रॉट्स्की जेल में थे, उनके जेल में रहते हुए लेनिन ने पार्टी की केंद्रीय समिति में जुलाई 1917 में शामिल किया, बल्कि जो पहला बोल्शेविक पोलित ब्यूरो बना क्रांति के बाद, उसके 7 सदस्यों में से एक ट्रॉट्स्की को लिया गया। तो लियोन ट्रॉट्स्की को जो है लेनिन ने न सिर्फ सीधे बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी में शामिल किया, बल्कि उन्हें पोलित ब्यूरो के 7 सदस्यों में से भी एक बनाया। आप सब जानते हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की लेनिन के साथ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता थे। सरवारा की जो वर्ल्ड पार्टी, उसकी जो विश्व पार्टी बनाई गई थी, उसके 2 नेताओं में से लेनिन और ट्रॉट्स्की उसके 2 शीर्ष नेता थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो पहली 4 कांग्रेस हैं, उनके लगभग सभी मुख्य दस्तावेज जो हैं वो लियोन ट्रॉट्स्की के ड्राफ्ट किए हुए हैं, वो लियोन ट्रॉट्स्की ने बनाए थे। भारत के हम जो कम्युनिस्ट, हम भारत के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक और भी लियोन ट्रॉट्स्की का बहुत बड़ा योगदान है। लियोन ट्रॉट्स्की ने एक प्रस्ताव पेश किया था कॉमिंटर्न के अंदर, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के अंदर, पोलिश युद्ध के चलते, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की सीमा पर वो एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खोलना चाहते थे, जिसे उन्होंने शुरू भी कर दिया था, और वहाँ बहुत बड़ा हथियारों का जमावड़ा वो इकट्ठा करना चाहते थे उस ट्रेनिंग सेंटर में। और उनकी योजना थी कि रूस से चलकर अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत में, उस समय के ब्रिटिश भारत में 10 लाख की फ़ौज, 10 लाख की लाल फ़ौज, उसको जो है हथियार बंद करके उसे ट्रेनिंग देकर प्रवेश कराएंगे, और यहाँ जो ब्रिटिश सरकार है उसका बलपूर्वक तख्ता उलट के भारत को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन पोलैंड के अंदर इस युद्ध में रूसी सेनाओं को, सोवियत सेनाओं को वापस लौटना पड़ा, लाल सेना को वापस लौटना पड़ा, और उसके चलते यूरोप में ये दाखिल नहीं हो पाई लाल सेना। और इस सब के चलते ये जो योजना थी जिसे प्रस्तावित किया था लियोन ट्रॉट्स्की ने, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सामने प्रस्ताव रखा था, इसे भी कुछ समय के लिए फिर स्थगित कर देना पड़ा। फरवरी 1929 में लियोन ट्रॉट्स्की को सोवियत संघ से निष्कासित कर दिया गया, और उनका ये निष्कासन इसलिए हो पाया कि जो वाम विपक्ष था उसकी सोवियत संघ के अंदर हार हो गई। हार इसलिए हुई कि जो क्रांति थी उसका जो लक्ष्य था लेनिन और ट्रॉट्स्की का, कि उसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लाल सेना के जरिए यूरोप तक ले जाएंगे, यूरोप के अंदर विजयी क्रांति को चिंगारी देंगे, उसे पैदा करेंगे, वो सफल नहीं हो पाया। जर्मनी में, हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में क्रांतियाँ जो हैं वो विफल हुई। वहाँ विकसित बोल्शेविक पार्टियाँ मौजूद नहीं थीं उस समय यूरोप में, और इससे पहले कि वो विकसित हो पाती, असफलताओं की लहर शुरू हो गई। और पश्चिम में इन असफलताओं के चलते रूस में क्रांति की गति को धीमा करना पड़ा। क्रांतिकारी रूस में किसानों पर निर्भरता बढ़ानी पड़ी, मजदूर वर्ग की पार्टी को, और वास्तव में जो ये 2 तरफा एक तरह से दलन वहाँ क्रांति का हो रहा था। एक तो गृह युद्ध में पूरी तरह से जो मजदूर वर्ग है वो तितर बितर हो गया था, सबसे उसकी शानदार शक्तियाँ जो हैं वो खेत रही थी, और दूसरी तरफ रूस की सीमाओं के बाहर पश्चिमी यूरोप में क्रांतियों की पराजय। तो इन दोनों ने मिलकर रूस के अंदर क्रांतिकारी ज्वार को, उसको ठंडा कर दिया, और जो थर्मिडोर की ताकतें थी, प्रतिक्रांति की ताकतें थी, वे वहाँ मजबूत होने लगीं, और वे इतनी मजबूत होती चली गईं कि जो लेनिन की मृत्यु, ठीक लेनिन के मृत्यु के बाद 1924 में वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विजयों को छोड़कर, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद को छोड़कर
एक देश में समाजवाद के निर्माण की बात की जाने लगी, जिसका नेतृत्व बुखारिन कर रहा था और बाद में इसकी कमान स्टालिन ने अपने हाथ में ले ली। एक देश में समाजवाद के इस बैनर के नीचे पार्टी और सत्ता के सारे दक्षिणपंथी एकजुट हो गए। ब्यूरोक्रेसी जो लेनिन के समय में, जिससे लेनिन मुकाबले के लिए उससे लड़ने का आह्वान कर रहा था, वो ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो गई और उन्होंने वहाँ क्रांति को धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। क्रांति को धकेलने की इस प्रक्रिया में लियोन ट्रॉट्स्की को रूस से बाहर निकाल दिया गया। 1929 में लेनिन को ट्रॉट्स्की को रूस से बाहर निकाल दिया गया और ट्रॉट्स्की को रूस से बाहर निकालते ही स्टालिन की जो साजिशें हैं वो और तेज़ हो गईं और उसने एक एक करके लेनिन के दाएं बाएं के जितने भी नेता थे उनको फिर झूठे मुकदमों में फंसाकर पहले उन्हें एक तरफ करना शुरू किया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की और फिर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर मॉस्को ट्रायल शुरू किए। पहले किरोव की हत्या कराई मॉस्को के अंदर। किरोव की हत्या इसलिए कराई कि स्टालिन की जो सीक्रेट फाइल थी वो किरोव के हाथ में चली गई थी। किरोव वहाँ पुलिस का चीफ था मॉस्को के अंदर, वो किरोव के हाथ में चली गई थी। स्टालिन की जो फाइल थी वो वास्तव में जारशाही रूस के अंदर जो खुफिया पुलिस ने, जारशाही खुफिया पुलिस ओखराना ने स्टालिन की फ़ाइल तैयार की थी, जिसमें स्टालिन जो है वो ओखराना के लिए काम करते हुए उसे दिखाया गया था। स्टालिन ओखराना के लिए, जारशाही की पुलिस के लिए काम कर रहा था क्रांतिकारियों के ख़िलाफ़। और बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी के अंदर जो दो नेता जारशाही ओखराना के लिए काम कर रहे थे उनमें से स्टालिन एक था। तो ये फाइल किरोव के हाथ में पड़ने से किरोव की हत्या करा दी स्टालिन ने क्रांति के बाद और इसका आरोप जो है वो विपक्षी नेताओं पर एक एक करके लगाने लगा, एक पूरा षड्यंत्र फैला दिया और इस षड्यंत्र में उसने वाम विपक्ष के सभी नेताओं को फंसाना शुरू किया और उसके साथ ही वाम विपक्ष के नेताओं को ही नहीं, फिर उसने धीरे धीरे दक्षिण पक्ष के नेताओं को भी और उन तमाम नेताओं को जो दक्षिण पक्ष में उसके सहयोगी थे, अपने सहयोगी थे, जिनमें बुखारिन था, जिनोवियव था, खामेनेव था, तमाम रिकोव था, तमाम नेता थे, उन्हें एक एक करके उसने फंसाना शुरू किया और उनको गोलियां मारनी शुरू की, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। ट्रॉट्स्की को क्योंकि 1929 में सोवियत संघ से निकाल दिया गया था, इसलिए ट्रॉट्स्की अकेला नेता आखिर में बचा था पुराने गार्ड में से, लेनिन के दोस्तों सहयोगियों में से, जो रूस से बच निकलने के कारण स्टालिन की पकड़ से काफ़ी हद तक बाहर हो गया था और इसलिए उसको जो है स्टालिन काफ़ी लंबे समय में जाकर जो है ख़त्म कर पाया। ट्रॉट्स्की का मर्डर, ट्रॉट्स्की की हत्या सबसे आखिर में हुई 1940 में और 1940 तक लियोन ट्रॉट्स्की को काम करने का मौका मिला, जिसके चलते लियोन ट्रॉट्स्की ने स्टालिन के तहत इस ब्यूरोक्रेटिक सत्ता के ख़िलाफ़ जोरदार आंदोलन चलाया, प्रचार चलाया और उसने इस प्रचार में दुनिया को ये बताया कि किस तरह से ये जो स्टालिनवाद है एक देश में समाजवाद का बैनर है, प्रतिक्रांतिकारी बैनर है, क्रांति विरोधी बैनर है और ये स्टालिनवाद जो है ये एक तरह से अक्टूबर क्रांति के ख़िलाफ़ एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। स्टालिनवाद के ख़िलाफ़ लड़ते हुए लियोन ट्रॉट्स्की ने बहुत कुछ लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे भाषण दिए और 1938 में उसने चौथे इंटरनेशनल की स्थापना की। तीसरे इंटरनेशनल का पूरी तरह से पतन जर्मनी में तब परिलक्षित हुआ जब ये इंटरनेशनल हिटलर को सत्ता में आने से रोकने में तो विफल रही, बल्कि हिटलर के सत्ता में आने के लिए इस इंटरनेशनल ने ज़मीन तैयार की। इस इंटरनेशनल की, तीसरे इंटरनेशनल की, स्टालिनवादी इंटरनेशनल की कार्रवाइयों ने हिटलर को सत्ता में पहुंचाया, उसे सहयोग दिया। उसके बाद लियोन ट्रॉट्स्की ने कहा कि तीसरा इंटरनेशनल अब ख़त्म हो गया, उसने चौथे इंटरनेशनल की स्थापना की तैयारी शुरू की और 1938 में उसने इसकी स्थापना की। 1929 में सौभाग्य से ट्रॉट्स्की को हालांकि सबसे पहले निर्वासन मिला बोल्शेविक नेताओं में, लेकिन उसकी हत्या सबसे बाद में हुई, वो इसलिए कि वो रूस से बाहर निकल गया और ये स्टालिन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की को काम करने के लिए लगभग 12 वर्ष मिल गए।
इन 12 वर्षों में लियोन ट्रॉट्स्की ने अपना शेष जीवन जो है वो निर्वासन में बिताया और इस निर्वासित जीवन में उसने अपना जो संघर्ष है प्रतिक्रिया के खिलाफ मजदूर वर्ग के पक्ष में, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग के पक्ष में, वो दुनिया भर में उसने अपना ये अभियान जारी रखा। सोवियत संघ से निष्कासन से पहले लियोन ट्रॉट्स्की ने सोवियत क्रांति को बहुत कुछ दिया, अक्टूबर क्रांति को बहुत कुछ दिया। आप जानते हैं कि रेलवे का जो पुनर्निर्माण है क्रांति के तुरंत बाद, जिससे क्रांति जो है वो पुख्ता आधार पर खड़ी हो पाई और क्रांति वास्तव में मुकाबला कर पाई श्वेत गाड़ियों का। तो रेलवे का जो पुनर्निर्माण है उसका पूरा चार्ज लियोन ट्रॉट्स्की के हाथ में था। उसी ने रेलवे का पुनर्निर्माण किया था और ये पुनर्निर्माण उसने बिल्कुल जादुई ढंग से किया था, जिसके लिए लेनिन ने उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की थी लियोन ट्रॉट्स्की की। इसके अलावा रूस के अंदर तीव्र औद्योगिकरण का जो है पूरा रोड मैप वो लियोन ट्रॉट्स्की ने 1922 में तैयार किया था कि किस तरह से सोवियत संघ को एक तीव्र औद्योगिकरण के पथ पर डाला जा सकता है। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे एक मजबूरी में लागू किया गया था सोवियत संघ में, तो लियोन ट्रॉट्स्की उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के पक्ष में था और वो इस तीव्र औद्योगिकरण के पक्ष में था, जो एक तरह से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रीकर्सर था। तो हम बहुत ही निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो नींव है वो लियोन ट्रॉट्स्की ने डाली थी। ये पंचवर्षीय योजनाएं जिन्होंने सोवियत संघ के विकास में, उसके आगे के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। तो स्टालिनवाद के विरोध में ख़ास तौर से लियोन ट्रॉट्स्की की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा चीनी, जर्मन, ब्रिटिश और स्पेनिश क्रांतियों में लियोन ट्रॉट्स्की सीधे शामिल थे और उनमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। हमारे पास आज इतना समय नहीं है कि हम इन क्रांतियों में लियोन ट्रॉट्स्की की अलग अलग क्रांतियों में भूमिका की चर्चा कर सकें, लेकिन ये बड़ी विशद और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगस्त 1939 में जब स्टालिन और हिटलर के बीच युद्ध संधि हुई जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, तो ट्रॉट्स्की इससे हैरान नहीं थे। ट्रॉट्स्की ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। ट्रॉट्स्की 1938 से ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि स्टालिन अंत में हिटलर की गोद में जाकर बैठेगा, हिटलर के चरणों में जाकर बैठेगा, और वही हुआ। अगस्त 1939 में सारी दुनिया को हैरान करते हुए स्टालिन ने हिटलर के साथ युद्ध संधि कर ली और इस युद्ध संधि को करने के साथ दोनों ने मिलकर, हिटलर और स्टालिन ने मिलकर पोलैंड को पर बर्बर हमला किया और पोलैंड की धज्जी उड़ा दी। अगस्त में ये संधि हुई थी, अगस्त के अंत में ये संधि हुई थी अगस्त 1939 में, और सितंबर के शुरू में पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर इस हमले ने हिटलर को यूरोप में घुसने का रास्ता दे दिया। तो एक तरह से जो दूसरा विश्व युद्ध है, उस विश्व युद्ध की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हिटलर और स्टालिन के बीच इस संधि पर है। दोनों के बीच हुई इस युद्ध संधि से इस दूसरे विश्व युद्ध के द्वार खुले, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे गए। सोवियत संघ का सबसे बड़ा सर्वनाश हुआ। अगर पोलैंड के अंदर घुसने का हिटलर को रास्ता न मिला होता तो निश्चित रूप से अगर पोलैंड में सोवियत संघ उसे रोक देता बजाय उससे सहयोग करने के, तो निश्चित रूप से हिटलर यूरोप में नहीं घुस पाता। तो ये आउटपोस्ट थी एक तरह से सोवियत संघ की, जिस पर हिटलर को रोका जा सकता था, लेकिन स्टालिन ने हिटलर को रोकने के बजाय हिटलर के साथ मिलकर उसके साथ एक युद्ध संधि की, जिसमें पूरे यूरोप में विजय अभियान चलाते हुए यूरोप को आपस में बांटना था और उसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप पर जाकर हमला करना था और अफ्रीका की जो मेहनतकश जनता है उसे निशाना बनाते हुए अफ्रीकी महाद्वीप को हिटलर और स्टालिन के बीच में बांटा जाना था। ये इस संधि का दूसरा प्रोटोकॉल था जो जर्मनी के अंदर घुसी ब्रिटिश सेनाओं के हाथ लगा 1945 की विक्ट्री के बाद, 1945 की जीत के बाद। तो ये हिटलर के साथ ये जो संधि थी, इसका लियोन ट्रॉट्स्की जमकर विरोध कर रहा था, हिटलर और स्टालिन के बीच में संधि का, और उसका विरोध इतना मुखर था कि धीरे धीरे दुनिया भर के जो कम्युनिस्ट हैं वो लियोन ट्रॉट्स्की की इस बात को
संजीदगी के साथ सुन रहे थे, दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियां सुन रही थी, और इससे स्टालिन और हिटलर दोनों को बड़ा खतरा पैदा हो गया था लियोन ट्रॉट्स्की के इस विरोध से। इसलिए जर्मन गेस्टापो, जर्मन खुफिया पुलिस गेस्टापो और एनकेवीडी ने मिलकर मार्च 1939 में लियोन ट्रॉट्स्की पर पहला हमला किया, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की बच निकले। लेकिन फिर 20 अगस्त 1940 को जो हमला हुआ उसका परिणाम जो है वो ट्रॉट्स्की की मृत्यु के रूप में सामने आया। ट्रॉट्स्की की मृत्यु हुई 21 अगस्त 1940 को, और उसके बाद स्टालिन की मृत्यु के बाद 1953 में जब निकिता ख्रुश्चेव ने सत्ता संभाली, तो निकिता ख्रुश्चेव ने बहुत सारे नेताओं को, जिनमें कामेनेव, जिनोवेव, बुखारिन और तमाम नेताओं को जो है पुनर्स्थापित किया, उनको रिहेबिलिटेट किया। उसने माना कि इन नेताओं को गलत स्टालिन ने मारा, लेकिन उसके साथ निकिता ख्रुश्चेव ने ट्रॉट्स्की को पुनर्स्थापित करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। दरअसल निकिता ख्रुश्चेव स्टालिन का हेंचमैन था, और वाम विपक्ष का सफाया करने में निकिता ख्रुश्चेव की बहुत बड़ी भूमिका थी। निकिता ख्रुश्चेव वास्तव में स्टालिन का दायां हाथ था, और स्टालिन ने अपनी पत्नी की जासूसी पर भी निकिता ख्रुश्चेव को लगाया हुआ था मॉस्को में, तो उसका बहुत ही विश्वास पात्र था ख्रुश्चेव। आज बहुत सारे स्टालिनवादी जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं युवाओं को, मेहनतकशों को, ये कहकर कि निकिता ख्रुश्चेव स्टालिन का विरोधी था। निकिता ख्रुश्चेव स्टालिन का विरोधी नहीं, बल्कि स्टालिन का सहयोगी था, और निकिता ख्रुश्चेव ने ही जो आलोचना की थी स्टालिन के मृत्यु के बाद, वो उसने सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए की थी। स्टालिनवाद की आलोचना नहीं की थी। स्टालिन के जो स्टालिनवाद के जो प्रिंसिपल्स थे, उसके सिद्धांत थे, उनकी आलोचना नहीं की थी, बल्कि उसने जो है स्टालिन की बहुत ही सतही आलोचना की थी अपनी खाल बचाने के लिए। तो उसका बड़ा विश्वास पात्र था। और लियोन ट्रॉट्स्की जो हैं बोल्शेविक बनने से पहले वो एक ब्रीफ पीरियड के लिए, एक छोटे पीरियड के लिए वो नेरोदनिक थे, और उनकी जो पत्नी थी, पहली पत्नी एलेक्जेंड्रा सोकोलोव्स्काया, उन्होंने उन्हें मार्क्सवाद से उनका परिचय कराया था। 1897 में, जैसा मैंने कहा कि वो गणित की डिग्री छोड़कर 1896 में वे पहुँचे थे गणित की डिग्री लें, और गणित की डिग्री उन्होंने 1897 में ही उसे छोड़ दी थी और दक्षिण रूसी मजदूर संघ बनाने में जुट गए थे। उसके बाद का उनका जो पूरा जीवन है वो इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों को समर्पित रहा, और उन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट, लेख और पर्चे उस समय लिखे और मज़दूरों में बांटे, दक्षिण रूसी मजदूर संघ की तरफ से, साउथ रशियन वर्कर्स यूनियन की तरफ से, और इन्होंने मज़दूरों में जो है बड़ी जागृति पैदा की थी। लेकिन ये एक जन संगठन था, कोई पार्टी नहीं थी। 1898 में जैसा मैंने बताया कि वे गिरफ्तार हुए इस दक्षिण रूसी मजदूर संघ के सदस्यों के साथ, 200 सदस्यों के साथ, और 2 साल जेल में रहने के बाद, निकोलाएव में रहने के बाद, वो कई जेलों में रहे इन 2 सालों में, निकोलाएव, खेरसन, ओडेसा, मॉस्को, और इसी दौरान जो है वो 1898 में जेल में रहते हुए RSDLP में, जो रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी थी जिसके लेनिन भी मेंबर थे, उसके अंदर वे शामिल हो गए। मॉस्को जेल में उन्होंने अपनी पत्नी अलेक्जेंडर से शादी भी कर ली थी। 1898 में उनकी ये शादी हुई थी, और साइबेरिया में उनको इसके बाद जो 1898 में 4 साल की सज़ा हुई, साइबेरिया में उनका निष्कासन हुआ, और वहीं उन्हें जो है अलेक्जेंडर से 2 बच्चियां, ज़ेनाइडा और नीना, 2 बच्चियां जो हैं उनको पैदा हुई, और यहाँ अर्थवादियों के ख़िलाफ़ वे इस्क्रा के साथ मिलकर लड़ते रहे। 1901 में लेनिन ने जो है इस्क्रा निकाला था, और वे उसके साथ मिलकर लड़ते रहे। 1902 में वे जेल से फिर से फरार हो गए, और मैंने आपको बताया था, और जेलर का नाम, उनके जो जेलर थे उन्हीं का नाम ट्रॉट्स्की था, तो उन्होंने जेलर का ये नाम ले लिया, छद्म नाम ले लिया ट्रॉट्स्की, और उसके बाद जीवन भर जो है वो इस छद्म नाम का, ट्रॉट्स्की के नाम से वे प्रसिद्ध हुए, और ट्रॉट्स्की नाम का जो है वो इस्तेमाल करते रहे। उनकी जो
बिटिया थी नीना निवल्सन, उनकी टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से 1928 में जो है मृत्यु हुई बाद में। और 1933 में जो उनकी बड़ी बेटी थी जिनाइडा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो भी टीबी से पीड़ित थी। और 1935 में अलेक्जेंड्रा जो उनकी पत्नी थी, उनको स्टालिन की पुलिस ने गायब कर दिया और गायब होने के 3 साल के बाद उनकी डेड बॉडी मिली, जिसे खुफिया पुलिस ने गोली मार दी थी। तो उनकी पहली पत्नी को स्टालिन की पुलिस ने 1935 में जो है शूट कर दिया था, गोली मार दी थी। 1902 में ही उन्होंने नटालिया सेदोवा से, जिन्हें वो जेल में मिले थे, शादी कर ली थी। 1903 में शादी की थी नटालिया से, वो 1902 में मिले थे। और उनसे 2 बेटे, उनको लेव सेदोव और सरगेई सेदोव, दो बेटे पैदा हुए थे। 1898 में पहली आरएसटीएलपी कांग्रेस में मैंने बताया कि अर्थवादियों की पराजय हुई थी, और इस पराजय को सुनिश्चित करने में जो है लियोन ट्रॉट्स्की का भी हाथ था। लियोन ट्रॉट्स्की अर्थवादियों के खिलाफ संघर्ष चला रहे थे और जेल के अंदर से वे लिख रहे थे अर्थवाद के खिलाफ। और इसी कांग्रेस में, ये जो पहली कांग्रेस थी, इसी के अंदर पहली बार जो पोलिश बुंड था, उसका भी प्रश्न सामने आया था और उस पर बहस हुई थी। 1903 में दूसरी कांग्रेस हुई थी रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की लंदन में, और इसी के अंदर जो इसका समर्थक जो थे वो 2 हिस्सों में बट गए थे इस कांग्रेस में, बोल्शेविक और मेंशेविक। और इसमें सभी साथियों की जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो विभाजन था वो उतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि प्लेखानोव जो हैं वो इसमें लेनिन के साथ खड़े थे, जो बाद में आप जानते हैं कि वो मेंशेविकों के नेता थे, वो इसमें लेनिन के साथ थे। और मार्तोव और ट्रॉट्स्की उनके खिलाफ खड़े थे। तो बहुत सारे स्टालिनवादी आज ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि ट्रॉट्स्की जो है वो मेंशेविकों का सपोर्ट कर रहे थे 1903 की कांग्रेस में। तो 1903 की कांग्रेस में जो बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच में विभाजन है, ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, क्योंकि मेंशेविकों के जो शीर्ष नेता हैं प्लेखानोव, लेनिन उनका सहयोग कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे, प्लेखानोव शीर्ष नेता थे, और ट्रॉट्स्की जो हैं वो मार्तोव के साथ खड़े थे। तो इसमें बोल्शेविज्म और मेंशेविज्म के बीच में जो सीमा रेखा है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी 1903 में। और 1903 और 4 में ये तमाम सदस्य जो है इधर से उधर होते रहे। 1904 में प्लेखानोव ने बोल्शेविकों का साथ छोड़ दिया, लेनिन का साथ छोड़ दिया, और इसी समय ट्रॉट्स्की ने मेंशेविकों का साथ छोड़ दिया, मार्तोव का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो उदारतावादियों से मोर्चा बनाना चाहते थे और लेनिन से मोर्चा नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि मार्तोव उदारतावादियों के साथ मोर्चा बना रहे थे और लेनिन से मोर्चा नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए लियोन ट्रॉट्स्की ने मार्तोव का साथ छोड़ दिया और इधर प्लेखानोव ने लेनिन का साथ छोड़ दिया। तो यहाँ जाकर के 1904 के अंत तक जाकर के ये जो मेंशेविक और बोल्शेविकों के बीच में विभाजन है, ये स्पष्ट होने लगा था। और इस समय लियोन ट्रॉट्स्की का पक्का मत था कि लेनिन के साथ जो है मोर्चा बनाया जाना चाहिए और बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच में एकता होनी चाहिए। मेंशेविकों को उदारवादियों के साथ एकता नहीं बनानी चाहिए। तो वे किसी भी कीमत पर, ट्रॉट्स्की जो हैं वे उदारवादियों से जो है मोर्चा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि लेनिन के साथ मोर्चा बनाना चाहते थे। तो 1917 तक, उसके बाद 1904 से 1917 तक, क्योंकि बोल्शेविक और मेंशेविक एक दूसरे से अलग होते चले गए, दूर होते चले गए, और लियोन ट्रॉट्स्की ये समझते थे कि इन दोनों के बीच में एकता रहनी चाहिए, आरएसटीएलपी को एकजुट रहना चाहिए। तो ट्रॉट्स्की जो हैं वो इनके बीच में स्वतंत्र रहे। 1905 का जो गदर था, मैंने बताया किस तरह से लियोन ट्रॉट्स्की ने उसमें हिस्सा लिया और पेट्रोग्राड सोवियत के अध्यक्ष बने, वहाँ गिरफ्तार हुए, वहाँ से भाग निकले, और 1906 में उन्होंने जो है अपना पैम्फलेट लिखा, जिसमें सतत क्रांति का सिद्धांत जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था लियोन ट्रॉट्स्की का मार्क्सवाद को, वो था उनका सतत क्रांति का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने पहली बार ये बताया, जबकि बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों ये मानते थे कि अभी 2 चरण की क्रांति रूस के अंदर होनी है। पहले चरण में, जनवादी चरण में, वहाँ सरवारा सत्ता में नहीं आ सकता।
मेंशेविक कहते थे कि ये बूर्जुआजी के नेतृत्व में क्रांति होगी, और बोल्शेविक कहते थे कि नहीं, ये एक तरह का किसान गणतंत्र बनेगा, किसान जनतंत्र बनेगा। तो उस समय 1906 में ये युगांतरकारी पैम्फलेट लिखा, घोषणा की, किताब लिखी लियोन ट्रॉट्स्की ने, और उसमें घोषणा की कि भावी क्रांति जो है रूस में, वो यूरोप से भी पहले सर्वहारा को रूस में सत्ता में ले आएगी। सर्वहारा अपना एकल वर्ग अधिनायकत्व, अपनी एकल वर्ग तानाशाही स्थापित कर लेगा, और अगर ये तानाशाही स्थापित नहीं होती है, और जब तक ये तानाशाही स्थापित नहीं होती है, तो ये सत्ता जो है ये पूंजीपति वर्ग के हाथ में चली जाएगी, और वो क्रांति पर ब्रेक लगा देगा। ये प्रतिक्रांति का दौर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही लियोन ट्रॉट्स्की ने एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत मार्क्सवाद में जोड़ा, दुनिया के विषम और समेकित विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया किसी लीनियर वे में, किसी एक सीधी सड़क पर उसका विकास नहीं हो रहा है, बल्कि ये दुनिया का विषम और समेकित विकास है, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने दुनिया के विषम विकास की बात की कि पूरी दुनिया में विषम विकास हो रहा है पूंजीवाद का। कहीं पूंजीवाद जो है वो तेज़ी से बढ़ गया, और बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनमें अभी पूंजीवाद है ही नहीं, और दुनिया के बाकी हिस्से इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में जो है वो विकसित हो रहे हैं। कहीं पूंजीवाद कम विकसित हो रहा है, कहीं ज़्यादा विकसित हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सारी विषमता के बीच में दुनिया का समेकित विकास भी है, जहाँ पूरी दुनिया एक साथ पूंजीवादी दुनिया होकर पूंजीवाद की समाज व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के तहत जो है वो विकसित हो रही है। तो पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि इस समय पूंजीवाद छा गया है, और पूरी दुनिया वो साम्राज्यवाद के अंदर जो है विकसित हो रही है। पूंजीवाद की जो है उसकी अति विकसित अवस्था में जो है जा रही है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये जो पूंजीवाद का विकास है ये बहुत ही असंतुलित और बड़ा विषम विकास है। लेनिन के साथ उनकी इस मुद्दे को लेकर झड़प भी होती रही। लेनिन उस समय ये मानते थे, ये समझते थे कि रूस में सर्वहारा अपना एकल वर्ग अधिनायकत्व स्थापित नहीं कर सकता, और उसमें किसानी गणतंत्र जो है वो बनेगा क्रांति के बाद। आप जानते हैं कि ऐसा कोई गणतंत्र कभी नहीं बन सका। लेनिन समझते थे कि ये गणतंत्र बनेगा, और अभी ये गणतंत्र जो है पूंजीवाद का विनाश नहीं, विकास करेगा। तो ऐसा कोई किसानी पैटी बूर्जुआ गणतंत्र जो है वो रूस में कभी नहीं बन सका, जो पूंजीवाद का विनाश नहीं, विकास करता। तो और इसी तरह से जो प्लेखानोव का फार्मूला था कि बूर्जुआजी के नेतृत्व में कोई क्रांति होगी, बूर्जुआजी उस क्रांति को आगे बढ़ाएगी, क्रांतिकारी कार्यभारों को आगे बढ़ाएगी, तो वो भी विफल हुआ। ऐसा कोई बूर्जुआ राज्य नहीं बना जो क्रांतिकारी कार्यभारों को वहाँ आगे बढ़ाता। तो यहाँ जो लियोन ट्रॉट्स्की थे, उनका जो सिद्धांत था, ये सतत क्रांति का सिद्धांत, रूसी क्रांति ने फरवरी से और अक्टूबर तक ये जो क्रांतिकारी प्रक्रिया चली, फरवरी में असफल होने के बाद सर्वहारा क्रांति अक्टूबर में जाकर सफल हुई। तो इसने पूरी तरह से लियोन ट्रॉट्स्की के सिद्धांत पर मोहर लगा दी और लियोन ट्रॉट्स्की को सही साबित कर दिया। 3 जनवरी 1905 को अगर हम इस गदर की बात करें जिसने लियोन ट्रॉट्स्की को शिक्षित किया, जिस गदर से लियोन ट्रॉट्स्की ने ये निष्कर्ष निकाले, सतत क्रांति का निष्कर्ष निकाला, दुनिया के विषम और समेकित विकास का निष्कर्ष निकाला, रूस की उन विशिष्ट परिस्थितियों का निष्कर्ष निकाला जो रूस की क्रांति को यूरोप की क्रांतियों से अलग करती थी, यूरोप की क्रांतियों की गतिकी को बदलती थी। तो उस 1905 के गदर में 3 जनवरी 1905 को प्यूतिलोव कारखाने में हड़ताल शुरू हुई। 7 जनवरी 1905 को 1,40,000 हड़ताली मजदूर थे, हड़ताल पर थे। 9 जनवरी 1905 को फादर जॉर्जी गैपोन ने जुलूस निकाला जिस पर विंटर पैलेस के गार्ड्स ने फायरिंग की, जिसमें 1,000 से ज़्यादा मजदूर जो है मारे गए, जिसे लेनिन ने ब्लडी संडे कहा। और उस समय इन तमाम घटनाओं के बीच में ट्रॉट्स्की रूस में, क्योंकि वो साइबेरिया से भागे हुए थे, फरार थे, वो ट्रॉट्स्की रूस में गुप्त रूप से घुसे और वे बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों के साथ वहाँ मिलकर काम करते रहे। अक्टूबर 1905 में मॉस्को और पीटर्सबर्ग के छापाखाना मजदूरों की हड़ताल शुरू हुई, जिसमें रेलवे के मजदूर और तमाम दूसरे मजदूर शामिल होते चले गए बड़ी तेज़ी से। 15 अक्टूबर को ट्रॉट्स्की ने
वहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था मॉस्को में, उसके बाहर उन्होंने लेक्चर दिया। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लेक्चर दिया, जिसे सुनने के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का कंपाउंड पूरी तरह से भर गया, बल्कि उस कंपाउंड के बाहर 2 लाख मज़दूरों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई लियोन ट्रॉट्स्की के भाषण को सुनने के लिए, जिसमें लगभग उस समय पीटर्सबर्ग में जो आधे मज़दूर जो थे वो इस भाषण को सुनने के लिए, माफ़ कीजिए, जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है मॉस्को में नहीं पीटर्सबर्ग में था, और पीटर्सबर्ग के आधे मज़दूर 4 लाख में से 2 लाख मज़दूर उनका भाषण सुनने के लिए पहुंच गए। इतने लोकप्रिय नेता थे लियोन ट्रॉट्स्की उस समय पीटर्सबर्ग में। वहाँ से वापस लौटकर, मॉस्को और पीटर्सबर्ग से वापस लौटकर लियोन ट्रॉट्स्की ने रशियन गैजेट नाम से अखबार शुरू किया, जिसकी 5 लाख प्रतियाँ तुरंत ही बिकना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने उसके साथ ही नचालो शुरू किया, नचालो नाम से अखबार शुरू किया, जिसको रशियन गैजेट की तरह ही भारी कामयाबी मिली और उसकी भी लाखों प्रतियां जो हैं वो बिकने लगी। दोनों अखबारों को, ट्रॉट्स्की के दोनों अखबारों को बहुत भारी कामयाबी मिली, और कहा जाता है कि बोल्शेविकों और मेंशेविकों के दोनों के अखबारों के मिलाकर जितनी प्रतियां बिकती थी उतनी अकेले लियोन ट्रॉट्स्की के अखबार की उस समय प्रतियां बिकी। 26 नवंबर को सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो है, आप जानते हैं कि गैर पार्टी संगठन सोवियतों का गठन वहाँ शुरू हुआ, और ट्रॉट्स्की के प्रस्ताव पर ये जो सोवियतों का विचार था कि सोवियतें संगठित होनी चाहिए, ये ट्रॉट्स्की का विचार था। और 1905 में वास्तव में बोल्शेविक सोवियतों का विरोध कर रहे थे, वे सोवियतें नहीं बनाना चाहते थे, बाद में वे इसमें शामिल हुए थे। तो ट्रॉट्स्की के प्रस्ताव पर ये सोवियतें बनी थी, और इनका संगठन मुख्यतः 1905 में मेंशेविकों ने किया था। 26 नवंबर को ट्रॉट्स्की पहले पेट्रोग्राड सोवियत के उपाध्यक्ष, पीटर्सबर्ग नाम था उस समय पेट्रोग्राड का, तो पहले पीटर्सबर्ग सोवियत के वो उपाध्यक्ष और उसके बाद उसके अध्यक्ष चुने गए। 2 दिसंबर को सोवियतों ने घोषणा जारी की, जो एक तरह से बगावत की घोषणा थी, और 3 दिसंबर को सोवियत नेता गिरफ्तार हुए, जिसमें लियोन ट्रॉट्स्की भी थे। देशद्रोह का मामला चला और साइबेरिया में उनका निष्कासन कर दिया गया। जनवरी 1907 में ऑब्डोस्क जेल ले जाते समय ट्रॉट्स्की एक बार फिर भाग निकले और वे सीधे लंदन पहुंचे दोबारा से 1907 में, जहां उन्होंने RSDLP की रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी की 5वीं कांग्रेस में भाग लिया, और अक्टूबर में वो वियना पहुंच गए। ऑस्ट्रियन सामाजिक जनवादी पार्टी की स्थापना में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की ऑस्ट्रिया के अंदर, और वहीं वे एडोल्फ जॉफ से मिले, जिससे उन्होंने साइको एनालिसिस पढ़ा। अक्टूबर 1908 में उन्होंने एक अखबार शुरू किए जिसका नाम था प्रावदा। प्रावदा सप्ताह में 2 बार निकला करता था। ये बड़ी कामयाबी के साथ चला अखबार, और 1905 से 1907 के बीच बोल्शेविक और मेंशेविक, आप जानते हैं, आपस में मिलते बिछड़ते रहे। कभी वे एक हो जाते थे, कभी अलग हो जाते थे। 1909 में जाकर ट्रॉट्स्की इस अखबार को चलाते रहे, और 1909 में जाकर ट्रॉट्स्की ने रूसी सामाजिक जनवादी पार्टी की जो केंद्रीय समिति थी उससे आर्थिक मदद मांगी इस अखबार के लिए, और लेनिन ने इस आर्थिक मदद देने पर अपनी हामी भर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि बोल्शेविक पार्टी का एक मेंबर जो है इसके एडिटोरियल बोर्ड में होगा। कामेनेव, जो ट्रॉट्स्की के साले थे रिश्ते में, उन्हें लेनिन ने इस अखबार के प्रावदा के संपादक मंडल में नियुक्त कर दिया, और ट्रॉट्स्की ने सफलतापूर्वक इस अखबार को जो है 1912 तक चलाया। कामेनेव ने इस बीच इस अखबार से इस्तीफ़ा दे दिया, और इस इस्तीफ़े के साथ जो बोल्शेविक पार्टी है वो इससे बाहर हो गई। उसके बावजूद ट्रॉट्स्की इस अखबार को चलाते रहे। अप्रैल 1912 में स्टालिन के सुझाव पर बोल्शेविक पार्टी ने जानबूझकर, ये एक शरारत थी लियोन ट्रॉट्स्की के खिलाफ, बोल्शेविक पार्टी ने प्रावदा जो नाम था जिससे ट्रॉट्स्की अखबार चला रहे थे उसी नाम से अपना अखबार शुरू कर दिया, जिससे ट्रॉट्स्की जो है बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने गुस्से में छेत्जे को एक चिट्ठी लिखी अप्रैल 1913 में, जिसमें उन्होंने लेनिन पर भी आक्षेप लगाए। और इस चिट्ठी को, ये चिट्ठी जो है रूसी खुफिया पुलिस ने अपने हाथ में कर ली, और इस चिट्ठी को उन्होंने स्टालिन को सौंप दिया,
रूसी खुफिया पुलिस ने, मैंने आपको बताया किस तरह से स्टालिन जो है वो रूसी खुफिया पुलिस के लिए, उखराना के लिए काम कर रहा था, स्टालिन को सौंप दिया। और आप देखेंगे बाद में छेडजे को लिखे इस चिट्ठी का स्टालिन ने बहुत बड़े पैमाने पर गलत समय पर उसका दुरुपयोग किया। लेनिन की मृत्यु के बाद ये दिखाने के लिए कि ट्रॉट्स्की ने लेनिन पर ये आक्षेप लगाए थे, आरोप लगाए थे, और लेनिन और ट्रॉट्स्की के बीच में जो है कलह थी, झगड़ा था, ये दिखाने के लिए झूठ मूठ इस चिट्ठी का इस्तेमाल किया, छेडजे को लिखे हुए लेटर का। और 10 के दशक में जो 1910 का जो उसके बाद का जो दशक था, उसमें जो मुख्य मतभेद थे ट्रॉट्स्की और लेनिन के बीच में, ट्रॉट्स्की और बोल्शेविकों के बीच में, वो बैंक डकैतियों को लेकर थे। दरअसल 5वीं कांग्रेस ने, जिसमें मैंने आपको बताया कि लियोन ट्रॉट्स्की ने हिस्सा लिया था, आरएसडीएलपी की 5वीं कांग्रेस ने इसको बैंक डकैतियों को बैन कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये रणनीति जो है पार्टी के लिए ठीक नहीं है, और ट्रॉट्स्की उस 5वीं कांग्रेस के रेजोल्यूशन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बोल्शेविकों के कुछ गुट जो हैं वो बैंक डकैती में जुटे हुए थे, जिनमें से स्टालिन भी एक था, और तिफलिस की जो बैंक डकैती है उन्होंने की थी, जिसके बाद लेनिन भी बैंक डकैतियों के खिलाफ हो गए थे, और उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के अंदर जो है बैंक डकैती को बैन कर दिया था। ट्रॉट्स्की पहले से ही बैंक डकैतियों का विरोध कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इन रास्तों से क्रांतिकारी पार्टी जो है उसको कोई मदद नहीं मिल सकती। तिफलिस की बैंक डकैती का एक भी पैसा बोल्शेविक पार्टी इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, और उसके अंदर लेनिन खुद जो है फंसते फंसते बचे थे। तिफलिस की बैंक डकैती का पैसा वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उसका इस्तेमाल करते हुए फंसते हुए बचे थे, जिससे बड़ा नुकसान जो है पार्टी का हो सकता था। तो ट्रॉट्स्की इस तरह की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ थे। वो कह रहे थे कि मज़दूर वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी को इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनवरी, ये बड़ा मतभेद था जो ट्रॉट्स्की और लेनिन के बीच में 10 के दशक में चल रहा था। जनवरी 1912 में प्रेग कांग्रेस में, बल्कि कहेंगे प्रेग में कॉन्फ्रेंस थी ये, लेनिन ने आरएसडीएलपी को छोड़कर आरएसडीएलपी बी बोल्शेविक बनाई, और एक तरह से यहाँ से प्रेग कांग्रेस से बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच में जो एक सांगठनिक वलगाव है वो शुरू हो गया। ट्रॉट्स्की ने इस विभाजन को ना मानते हुए, पार्टी के इस विभाजन को अस्वीकार करते हुए 1912 में वियना में अगस्त ब्लॉक बनाया, और दोनों गुटों के बीच समझौते के लिए उन्होंने कोशिश की। बाद में ट्रॉट्स्की ने माना कि ये मेरी गलती थी, वास्तव में बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच कोई समझौता संभव नहीं था। ट्रॉट्स्की इस समझौते की बात इसलिए कर रहे थे, जो उन्होंने बाद में कहा, क्योंकि बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों ही दो चरण के सिद्धांत में और दो वर्गों की सांझे अधिनायकत्व के उसमें जो है दो चरणों के क्रांति के सिद्धांत में जुड़े हुए थे, उसको मानते थे, और वे दोनों ही सर्वहारा का जो एकल अधिनायकत्व है उससे इनकार करते थे। लेनिन दो वर्गों का अधिनायकत्व कहा करते थे, दो वर्गों का साझा अधिनायकत्व कहा करते थे, जनवादी अधिनायकत्व, और जो मेंशेविक हैं वे सीधे सीधे बूर्जुआ अधिनायकत्व को मानते थे जनवादी क्रांति में। इसलिए ट्रॉट्स्की के साथ उनका जो है मतभेद था। ट्रॉट्स्की का मुख्य मतभेद यही था। अगस्त 1914 में ऑस्ट्रिया, हंगरी और रूस के बीच युद्ध के समय लियोन ट्रॉट्स्की को वियना छोड़ना पड़ा, और प्रथम विश्व युद्ध के समय पार्टियों में एक तरह की नई लामबंदी शुरू हो गई। इसी समय अगस्त 1914 में जैसे ही पहला विश्व युद्ध जो है वो शुरू हुआ, तो पार्टियों में नई लामबंदी शुरू हो गई, और बोल्शेविक और मेंशेविकों के बीच में एक नई लामबंदी, एक रीअलाइनमेंट शुरू हो गई, जिसमें लेनिन, ट्रॉट्स्की और मार्तोव सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पक्ष में आ गए। मैं आपको याद दिला दूं, ये मार्तोव कौन है? मार्तोव वो हैं जिनका 1903 में लियोन ट्रॉट्स्की पक्ष ले रहे थे, जिनके साथ खड़े थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीयता के, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता के पक्ष में आ गए। मार्तोव लेनिन के साथ आ गए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के समय, और प्लेखानोव जो उस समय लेनिन के साथ थे 1903 में, प्लेखानोव, पार्वस और तमाम नेता जो हैं, जो मेंशेविक नेता हैं, वे प्रतिरक्षावादी बन गए। वे अपने देशों में जो है अपनी बूर्जुआजी का, उसकी विजय का समर्थन करने लगे, और काउट्स्की की तरफ वो चले गए।
इस समय लियोन ट्रॉट्स्की ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुस्तक है द वॉर एंड द इंटरनेशनल लिखी, जो किश्तों में जो है कई अखबारों में छपी, रूसी और विदेशी अखबारों में छपी। 1914-15 में पेरिस से अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थन में उन्होंने एक पत्रिका शुरू की, नाशे स्लोवो, हमारा युग, और ये बड़ी प्रसिद्ध हुई पत्रिका अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थन में। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से लियोन ट्रॉट्स्की जो हैं वो यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीयता के सवाल पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर यहाँ भी लेनिन के साथ खड़े रहे, और उनका जो स्लोगन था वो प्रतिरक्षावादियों के ख़िलाफ़ उनका जो है स्लोगन था कि इस युद्ध में अपनी अपनी सरकारों की जो जीत है उसको जो है पलीता लगाओ, और अपनी अपनी सरकारों की हार को, अपनी अपनी सरकारों के पराजय को इस युद्ध में सुनिश्चित करो। तो इस नारे को लेकर, इस रणनीति को लेकर लेनिन जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन कर रहे थे। ये अंतर्राष्ट्रीयता की नीति थी जिसमें अपनी अपनी बूर्जुआजी का विरोध करना, ये सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता का अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल जो है माना गया था। तो लेनिन और ट्रॉट्स्की दोनों यहाँ भी सहमत थे, और 1915 में, सितंबर 1915 में जिमेरवाल्ड में जो युद्ध विरोधी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ट्रॉट्स्की ने अपना प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। लेनिन ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन बाद में ट्रॉट्स्की के पक्ष में उन्होंने वोट दिया। ट्रॉट्स्की का मत था कि वो लोग जो अभी सेकंड इंटरनेशनल में बने रहना चाहते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन करते हैं, उनसे नाता ना तोड़ा जाए, उन्हें जिमेरवाल्ड कॉन्फ्रेंस से बाहर ना निकाला जाए, और जिमेरवाल्ड कॉन्फ्रेंस को उन तमाम लोगों को जो दूसरे इंटरनेशनल के अंदर हैं और दूसरे इंटरनेशनल के बाहर हैं, उनको मिलकर जो है युद्ध के ख़िलाफ़ युद्ध चलाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। तो ट्रॉट्स्की का ये जो प्रपोज़ल था, ये जो प्रस्ताव था, इसे स्वीकार कर लिया गया। 31 मार्च 1916 को ट्रॉट्स्की को फ्रांस ने भी निष्कासित कर दिया और उन्हें स्पेन भेज दिया गया। बाद में स्पेन ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उन्हें अमेरिका जो है भेज दिया गया, अमेरिका निष्कासित कर दिया गया। 25 दिसंबर 1916 को उन्हें अमेरिका के लिए जहाज़ में बिठाया गया, निष्कासित किया गया, और वे 13 जनवरी 1917 को अमेरिका पहुँचे। अमेरिका में उन्होंने पहुँचते ही क्रांतिकारी पत्रकारिता शुरू की, और इसी बीच फरवरी 1917 में आप जानते हैं कि रूस में क्रांति की शुरुआत हो गई, इनकलाब की शुरुआत हो गई। 27 मार्च 1917 को ट्रॉट्स्की ने रूस के लिए शिप पकड़ा, जलपोत पकड़ा, और वे रूस की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया कनाडा में, और 1 महीना उन्हें जेल में रखा। जेल में वे लगातार संगठन और प्रचार करते रहे, और वहाँ जेल में बंद मज़दूरों के बीच में उन्होंने जमकर प्रचार किया। उनके लगभग रोज़ ही वो मीटिंग लेते थे, जहाँ पर बहुत सारे जो सामाजिक जनवादी थे उन्होंने उनकी शिकायत की, और उसके बाद जेलर्स ने उन्हें ये भाषण देने से जेल में रोक दिया। वहाँ उनके इस रोकने के बाद ट्रॉट्स्की को अलग उन्होंने बंद कर दिया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। उस पर 530 कैदियों ने जो है प्रोटेस्ट किया कनाडा की जेल के अंदर। बाद में मज़दूरों के दखल से रूस के अंदर मज़दूरों ने ट्रॉट्स्की के पक्ष में दखल दिया, दबाव दिया। तब मिल्युकोव की सरकार ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर वहाँ कनाडा में उन्हें छोड़ने का दबाव डाला, कनाडा से उन्हें छोड़ा जाए इसके लिए दबाव डाला। और 1 महीना जेल में रहने के बाद 29 अप्रैल 1917 को जाकर ट्रॉट्स्की को वहाँ से रिहा कर दिया गया। 17 मई 1917 को ट्रॉट्स्की जो हैं वो रूस पहुँचे, और उस समय जिस समय वो रूस पहुँचे उस समय रूस में सामाजिक जनवादी पार्टी जो है वो लगभग 6 गुटों में बटी हुई थी, जो अलग अलग तरह से फरवरी क्रांति को देख रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। उस समय ठीक इसी समय आप जानते हैं कि लेनिन भी वहाँ पहुँच चुके थे।
रूस के अंदर, और लेनिन अपनी अप्रैल थीसिस रख चुके थे, और इस अप्रैल थीसिस में लेनिन ने पूरी तरह से जो ट्रॉट्स्की का सतत क्रांति का सिद्धांत था उसे अडॉप्ट कर लिया था। लेनिन ने अपना जो पुराना बोल्शेविक सिद्धांत था, जिसमें वे एक किसानी गणतंत्र बनाने की बात सोच रहे थे जो रूस में पूंजीवाद का विनाश नहीं विकास करने वाला था, तो उस फॉर्मूले को एक तरफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फार्मूला पुराना पड़ गया, ये अनरियलाइजेबल है, इसे लागू नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ट्रॉट्स्की का जो फार्मूला था, सर्वहारा अधिनायकत्व का जो फार्मूला था, उसे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और उस फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए लेनिन ने रूस के अंदर सर्वहारा क्रांति के लिए और फरवरी सरकार का तख्ता पलटने के लिए आह्वान किया। लेनिन के आने से पहले आप जानते हैं कि स्टालिन और कामेनेव जैसे जो बोल्शेविक नेता हैं वो इस फरवरी सरकार का समर्थन कर रहे थे, जिसका लेनिन ने कड़ा विरोध किया। और लेनिन ने लियोन ट्रॉट्स्की का सतत क्रांति का सिद्धांत अपनाते हुए पार्टी की दिशा बदल दी। और जहां पार्टी फरवरी सरकार का समर्थन कर रही थी, पूंजीवादी सरकार का समर्थन कर रही थी, जहां पार्टी प्रिंसलो, मिल्यूकोव और केरेंस्की की सरकार का समर्थन कर रही थी, वहीं लेनिन और ट्रॉट्स्की ने इसके बाद मिलकर इस दिशा को समाजवादी क्रांति की तरफ घुमा दिया, सर्वहारा क्रांति की तरफ घुमा दिया और सर्वहारा का आह्वान किया, सर्वहारा को चुनौती दी, सर्वहारा को अपील की कि वो इस सरकार का तख्ता उलट दे। 17 मई को ट्रॉट्स्की रूस पहुँचे और यहाँ वे पीटर्सबर्ग में एक जो पार्टी काम कर रही थी मेजरोन्स्की के नाम से, मेजरोन्स्की के नाम से पेट्रोग्रेड में, पीटर्सबर्ग में काम कर रही थी पार्टी, उसके अंदर शामिल हो गए। और सोवियतों की पहली कांग्रेस में जून 1917 में वे अखिल रूसी केंद्रीय समिति के सदस्य चुन लिए गए। जब ये केंद्रीय समिति चुनी गई जून 1917 में, तो वे इसके केंद्रीय समिति के सदस्यों में से एक सदस्य चुने गए। और असफल जुलाई विद्रोह के बाद 7 अगस्त को वे इस विद्रोह को संगठित करने के आरोप में गिरफ्तार हो गए। 40 दिन बाद आप जानते हैं कि कोर्निलोव ने विद्रोह किया। उनकी गिरफ्तारी के लगभग 40 दिन के बाद कोर्निलोव का विद्रोह हुआ, और कोर्निलोव के विद्रोह के बाद उन्हें मजबूरन कोर्निलोव का मुकाबला करने के लिए, बोल्शेविक पार्टी को अपने पक्ष में मिलाने के लिए, उसे संगठित करने के लिए केरेंस्की को लियोन ट्रॉट्स्की को छोड़ना पड़ा, मजदूरों के दबाव में जेल से रिहा करना पड़ा। 25 सितंबर को लियोन ट्रॉट्स्की को पेट्रोग्रेड सोवियत का अध्यक्ष चुन लिया गया दोबारा से। मैंने आपको बताया कि पहले भी उन्हें पेट्रोग्रेड सोवियत का अध्यक्ष चुना गया था 1905 की बगावत के समय, और उन्हें दोबारा से 25 सितंबर को पेट्रोग्रेड सोवियत का अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक इस समय जिनोविएव और कामेनेव के खिलाफ जो अक्टूबर क्रांति का विरोध कर रहे थे, लेनिन और ट्रॉट्स्की एकजुट हो गए और सशस्त्र विद्रोह पर दोनों की सहमति बन गई। दूसरी पार्टियों के साथ क्रांति के बाद दूसरी पार्टियों के साथ मोर्चा न बनाने के प्रश्न पर वे लेनिन के साथ थे, और इसमें भी वे जो तमाम बोल्शेविक नेता हैं, जिनमें स्टालिन भी शामिल थे, जो दूसरी पार्टियों के साथ मोर्चा बनाना चाहते थे और इस शर्त पर भी मोर्चा बनाना चाहते थे कि लेनिन और ट्रॉट्स्की को सरकार से बाहर रखा जाए, तो उनके खिलाफ ट्रॉट्स्की जो हैं वो लेनिन के साथ एकजुट हो गए। 23 नवंबर 1917 को उन्होंने युद्ध कमिसार की हैसियत से फ्रांस और ब्रिटेन के साथ जो समझौते हुए थे अस्थाई सरकार के, उन डिक्रीज़ को, उन ट्रीटीज़ को छाप दिया, जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक हड़कंप मच गया। पूरी तरह से फ्रांस, ब्रिटेन जैसी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो नंगी हो गईं। क्रांति के बाद का उनका जो योगदान है उस पर मैंने पहले ही आपके सामने जो है उस पर मैंने प्रकाश डाला है, उस पर रोशनी डाली है कि किस तरह से क्रांति के तुरंत बाद गृह युद्ध का वे संचालन कर रहे थे, लाल सेना के वे संचालक थे। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उन्हीं की प्रतिपत्ति थी, उन्हीं के प्रस्ताव पर जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का तीव्र औद्योगिकरण का प्रस्ताव था, जिसका उस समय बुखारिन और स्टालिन जैसे नेता विरोध कर रहे थे, तो वो पंचवर्षीय योजनाओं का आधार था। वो प्रस्ताव वो किया, उन्होंने रेलवे का संगठन किया, उन्होंने गृह युद्ध का नेतृत्व किया, उन्होंने 16 देशों की सेनाओं को हराया, और उसके बाद ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि का वे नेतृत्व कर रहे थे। और
बाद में हमें पता चला कि उसमें जो सबसे बढ़िया स्टैंड था ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में वो लियोन ट्रॉट्स्की का था। जर्मन क्रांति परिपक्व हो रही थी और किसी भी तरह से अगर जर्मनी की सेना को हम ड्यूप कर पाते, उसे कुछ समय के लिए रोक पाते, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ती हुई जो जर्मन क्रांति है वो लाल सेना के साथ आ मिलती और जर्मनी सहित यूरोप के अंदर जो है क्रांति हो जाती। लियोन ट्रॉट्स्की का बहुत बड़ा योगदान है और उनका योगदान मार्क्सवाद के सिद्धांतों में नहीं है। सतत क्रांति और दुनिया के विषम और समेकित विकास का सिद्धांत इस तरह के सिद्धांत देने में ही नहीं है जिन्होंने मार्क्सवाद को बहुत आगे बढ़ाया, बल्कि उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इस बात में है कि वे पहले नेता थे, दुनिया भर में पहले नेता थे, रूसी सामाजिक जनवादियों में तो थे, दुनिया भर में पहले नेता थे, जिन्होंने पहली बार ये बताया कि रूस में जो क्रांति के डायनेमिक्स हैं हमारे युग में वे पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्रांति की यांत्रिकी बदल चुकी है और पुराने जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें पुराने यूरोप की तर्ज पर बूर्जुआ जनवादी क्रांतियाँ नहीं होंगी, बल्कि नई तरह की जनवादी क्रांतियाँ होंगी जिनके अंदर बूर्जुआजी नहीं बल्कि सर्वहारा एकल वर्ग के तौर पर अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेगा, अपनी तानाशाही स्थापित कर लेगा और वो जो है सत्ता में आ जाएगा। और इस तरह से उन्होंने बताया कि विद्रोही किसानों और किसान विद्रोहों की मदद से रूस में जो सर्वहारा है वो यूरोपीय सर्वहारा से पहले जो है सत्ता में आ जाएगा, अपनी तानाशाही स्थापित कर लेगा। 1906 में जब उन्होंने ये अवधारणा सामने रखी उस समय बोल्शेविक और मेंशेविक कोई भी नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 1917 की क्रांति ने दिखा दिया कि मेंशेविक और बोल्शेविक दोनों के फार्मूले जो है वहाँ फेल हो गए, प्लेखानोव और लेनिन दोनों के फार्मूले जो है वो फेल हो गए और लियोन ट्रॉट्स्की का जो फार्मूला था उसे पूरी तरह से फरवरी क्रांति ने सही साबित किया। लेनिन की ब्रिलियंस थी कि उन्होंने तुरंत ही इस बात को समझ लिया और वे तुरंत ही लियोन ट्रॉट्स्की के पक्ष में आकर के खड़े हो गए। उन्होंने लियोन ट्रॉट्स्की की जो अवस्थिति थी उसको अडॉप्ट कर लिया और अपनी अप्रैल थीसिस में उसको जो है रिफ्लेक्ट किया, उसको आगे बढ़ाया। तो दोस्तों ये लियोन ट्रॉट्स्की को अगर हम वास्तव में स्टालिन ने तो कहा ही था कि अक्टूबर विद्रोह का सबसे बड़ा श्रेय, एकमात्र श्रेय लियोन ट्रॉट्स्की को जाता है, कॉमरेड ट्रॉट्स्की को जाता है। तो अगर हम उन्हें अक्टूबर क्रांति का आर्किटेक्ट कहें, उसका निर्माता कहें, तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को रखना चाहते हैं कि लियोन ट्रॉट्स्की लेनिन के साथ अक्टूबर क्रांति के सहनेता हैं, को लीडर हैं, उसके को आर्किटेक्ट हैं और उनका जो योगदान है अक्टूबर क्रांति में वो कुछ मामलों में लेनिन से भी ज़्यादा है। निश्चित रूप से कुछ मामलों में लेनिन का योगदान ज़्यादा है, जैसे पार्टी के प्रश्न पर, पार्टी संगठन के प्रश्न पर लेनिन बिल्कुल सही थे, लेकिन इसका जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से लियोन ट्रॉट्स्की के सतत क्रांति के सिद्धांत पर आधारित है। और हम कहेंगे कि अक्टूबर क्रांति की जो सफलता है और उसके प्रति जो दृष्टि, एकदम स्पष्ट दृष्टि बोल्शेविक पार्टी के सामने रखी गई, जो कार्यक्रम रखा गया अप्रैल थीसिस के जरिए, उसका आधार जो है वो सतत क्रांति थी। तो आज हम कोमेमोरेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं लियोन ट्रॉट्स्की को कि किस तरह से लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या कर दी गई। सोवियत संघ और नाज़ी जर्मनी के बीच युद्ध संधि का विरोध करने के लिए, हिटलर और स्टालिन के बीच संधि का विरोध करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की की हत्या कर दी गई और क्रांति के इस महानायक को, मैं नायक नहीं इन्हें महानायक कहूँगा, क्रांति के इस महानायक को पीछे हटती हुई क्रांति ने, प्रतिक्रांति ने, उस प्रतिक्रांति ने जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी क्रांति के महान ध्येय से पीछे हट रही थी, जिसे लेनिन और ट्रॉट्स्की ने लाल सेना और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जरिए स्थापित किया था, उस पीछे हटती हुई क्रांति ने, उस थर्मिडोर ने, उस प्रतिक्रांति ने, उस क्रांति विरोध ने इस महानायक का कत्ल कर दिया, उसकी हत्या कर दी। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि उनकी हत्या के साथ ही स्टालिन हिटलर के साथ पहले ही हाथ मिला चुका था, लेकिन हिटलर ने 1941 में स्टालिन को लात मार दी, सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और जब सोवियत संघ पर हमला हुआ तो उस समय तक स्टालिन इस महानायक की भी हत्या कर चुका था, जो लाल सेना का कमांडर था, जिसने लाल सेना का संगठन किया था, जिसने 16 देशों की सेनाओं को पराजित किया था। हालांकि उसकी लाल सेना अभी भी जिंदा थी हिटलर का मुकाबला करने के लिए, इसी दिन के लिए उसने लाल सेना को खड़ा किया था सोवियत संघ को बचाने के लिए। वो
ये इस लाल सेना ने बड़ी बहादुरी से हिटलर का मुकाबला किया और सोवियत संघ के अंदर ही लगभग 2.5 करोड़ लोगों की बलि देकर लाल सेना ने, मजदूर वर्ग ने, किसानों ने सोवियत संघ को बचाया। स्टालिनवादियों ने, उनकी नीतियों ने सोवियत संघ को और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के मुंह में धकेला, हिटलर के साथ समझौता करके, हिटलर को पोलैंड पर हमला करने का रास्ता देकर, यूरोप पर हमला करने का रास्ता देकर। लेकिन इस लाल सेना ने, जिसका लियोन ट्रॉट्स्की ने संगठन किया था, उसने सोवियत संघ को जो है इस काल के मुंह से निकाला, इस युद्ध की इस भट्टी में से उसको जीवित और विजयी होकर जो है उसको निकाला। तो स्टालिनवादियों के ये जो अपराध कर्म हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस महानायक की हत्या की, इस नेता की हत्या की अक्टूबर क्रांति के, बल्कि जितना भी ओल्ड गार्ड था, जितने भी लेनिन के दाएं बाएं के नेता थे, उन सबको मॉस्को ट्रायल्स में उससे पहले और उसके बाद उनका पूरी तरह से खात्मा कर दिया, उसका सिर काट दिया। और जिस समय इस सब के बाद हिटलर ने हमला किया, उस समय स्टालिन इतनी बुरी तरह घबरा गया कि कई दिन तो स्टालिन जो है वो कहीं जाकर छुप गया, वो उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी और वो एक तरह से सीन से गायब हो गया। बाद में जब वहाँ मजदूर मिलिशियाओं ने वहाँ मोर्चे संभाल लिए और वे प्रतिरक्षा में जुट गई सोवियत संघ की, जब लाल सेना के कमांडरों ने जो है उस प्रतिरक्षा को अपने हाथ में ले लिया, उस समय स्टालिन जो है वो बाहर निकल कर के आया। और उस समय भी स्टालिन की जो नीति थी वो बड़ी विचित्र थी। इस हमले से पहले, नाज़ी जर्मनी के इस हमले से पहले स्टालिन को लगातार ये बताया जा रहा था, उसे चेतावनी दी जा रही थी, सोवियत राजदूत चेतावनी दे रहे थे, रूस के अंदर से चेतावनी आ रही थी, जापान के अंदर जो जर्मन राजदूत थे उन्होंने जो है ये बता दिया था, उनको सोवियत राजदूत ने बता दिया था कि ये हमला होने वाला है। और उसका पूरा प्लान स्टालिन के पास भेज दिया, लेकिन स्टालिन को विश्वास नहीं था कि उनका चिरंजीवी दोस्त हिटलर जो है वो उनके ऊपर हमला कर सकता है, वो किसी भी तरह से सोवियत संघ पर हमला कर सकता है। और हिटलर की तरफ से निश्चिंत स्टालिन ने जर्मन सीमा पर ही हवाई जहाज़ बनाने का कारखाना लगाया था। उन्होंने समझा था कि ये सीमा अब मेरी सबसे सुरक्षित सीमा है, इसलिए वहाँ उन्होंने कारखाना लगाया था। लेकिन इस सब का कोई असर नहीं हुआ और हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। तो ये बहुत ही भारी उनकी पराजय थी, जिसमें स्टालिन एक तरफ तो हिटलर के साथ दोस्ती कर रहा था और दूसरी तरफ हिटलर के साथ मिले होने का आरोप लगाकर, वो नाज़ी जर्मनी के एजेंट होने का आरोप लगाकर वो बोल्शेविक नेताओं को गोलियां मार रहा था। तो असल में स्टालिन एक चाल खेल रहा था। स्टालिन एक तरफ तो हिटलर के साथ खुद मिला हुआ था, उसके साथ उसने गुप्त संधि की हुई थी, और दूसरी तरफ इसका आरोप लगाकर, वो इसका झूठा आरोप अपने विरोधियों पर, बोल्शेविक नेताओं पर लगाकर, ट्रॉट्स्की पर लगाकर वो उनको जो है गोलियां मार रहा था। स्टालिनवादी आज भी ये निश्चित नहीं कर पाते। वे कहते हैं कि ट्रॉट्स्की और उसके साथी जो हैं वे खुफिया एजेंट थे। आज भी वो ये निश्चित नहीं कर पाते कि जर्मनी के एजेंट थे या अमेरिका के एजेंट थे वो। तो ये दोनों विरोधी ताकतें थी, आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में। और स्टालिनवादी अदल बदल कर दोनों पर आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं कि ट्रॉट्स्की अमेरिकन एजेंट था, कभी कहते हैं कि ट्रॉट्स्की जर्मन एजेंट था। लेकिन हमने देखा कि बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने देखा कि 30 के दशक में स्टालिन खुद जो है फ्रांस ब्रिटेन के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। जब नहीं कर सका तो उसने हिटलर के साथ एक अंडर टेबल, एक गुप्त समझौता जो है उसने शुरू कर दिया था। और उस गुप्त समझौते के चलते ही 1939 में, अगस्त 1939 में ये युद्ध संधि हुई दोनों के बीच में, जिसने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन लियोन ट्रॉट्स्की इससे आश्चर्य में नहीं थे। लियोन ट्रॉट्स्की इसको पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे, और लियोन ट्रॉट्स्की 1929 से ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि सोवियत संघ का, इस स्टालिनवादी ब्यूरोक्रेसी के तहत सोवियत संघ का विनाश तय है। और उन्होंने कहा कि विनाश भी ऐसे नहीं, विनाश भी ये पहले इस ब्यूरोक्रेसी के तहत सोवियत संघ पूरी तरह से जर्जर हो जाएगा। एक क्रांतिकारी शक्ति के तौर पर वो अपनी तमाम आभा को खो देगा, और उसके बाद ये जर्जर सोवियत संघ जो है ये एक धक्का मारने से प्रतिक्रांति के गिर पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस तरह से 1989 और 1991 के बीच में ये किस तरह से ये जो नोना लगा हुआ सोवियत संघ था, ये जो जर्जर सोवियत संघ था, जो 30 के दशक से ही जो है, तीसरे दशक से ही जो है वो ढहना गिरना शुरू हो गया था। वहाँ प्रतिक्रांति का
जो है दौरा शुरू हो गया था सोवियत संघ के अंदर, तो किस तरह से वो सोवियत संघ जो है वो 90 का दशक आते आते जो है पूरी तरह से वो ढहने गिरने लगा था। तो दोस्तों, इस सोवियत क्रांति के, अक्टूबर क्रांति के इस महानायक को याद करते हुए आज हम अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। काफ़ी समय हो गया, लगभग 1.5 घंटा हो गया है, तो मैं इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कहने के लिए हैं, हम अलग अलग समय पर उन बातों पर चर्चा करते रहेंगे। आज हम मूल रूप से लियोन ट्रॉट्स्की पर चर्चा कर रहे थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये जो सोवियत ब्यूरोक्रेसी थी उसने किस तरह से वहाँ क्रांति का गला घोटा, किस तरह से लेनिन और ट्रॉट्स्की के बनाए हुए इस महान क्रांतिकारी प्रोजेक्ट को, जिसमें सोवियत संघ था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, लाल सेना थी, तो इन सब को एक एक करके उन्होंने नष्ट कर दिया। और आपने देखा कि किस तरह से आखिर में ये जो सोवियत संघ है ये स्टालिन के जिन उत्तराधिकारियों के हाथ में पड़ा, वे वास्तव में, जैसा गोरबाचोव ने तो स्पष्ट ही कहा कि हमारा उद्देश्य सोवियत संघ को नष्ट करना था। उनकी पत्नी रईसा गोरबाचोव ने अमेरिका में कहा कि हम तो अनायास नहीं बल्कि सप्रयास इस सोवियत संघ को नष्ट करना चाहते थे। तो इस सोवियत संघ का जो पतन है, वो इसका ढहना गिरना वो 1990 के दशक में नहीं बल्कि 1929 में ही ये जो है शुरू हो गया था। और इसकी जो शुरुआत है ये सोवियत ब्यूरोक्रेसी के तहत हुई थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय विश्व समाजवादी क्रांति से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ दिया था और एक देश में समाजवाद के ब्यूरोक्रेटिक बैनर के नीचे जो है ये लगातार संगठित हो रही थी। तो दोस्तों, हम आज अपनी इस बात को यहाँ विराम देते हैं। 1.5 घंटा हो गया है और आपके साथ हम लोग लगातार इस तरह के विषयों में शामिल रहेंगे, आते रहेंगे और इस विषय पर भी, लियोन ट्रॉट्स्की और उनकी विचारधारा पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।